नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका स्वागत करता हूं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स और हम लोग सेकेंड चैप्टर का जितने भी एक्सरसाइज थे, जितने भी उसमें क्वेश्चन थे, हमने सबको NCERT बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे सबको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चाहे युग्म कहिए या निकाय कहिए, सिस्टम कहिए, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये चैप्टर हम लोगों का है। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक शब्द आया है समीकरण, तो हम सब चीज़ों को बारी बारी से जानते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है चर, वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं? तो चर के बारे में मैं बता देता हूं, वेरिएबल होता क्या है। चर किसे कहते हैं? तो ऐसी राशियां जो अपना मान बदलती रहती हैं या परिवर्तनशील राशियों को हम लोग चर राशियां कहते हैं। जैसे समय, समय क्या है? समय एक चर राशि है। क्यों? क्योंकि समय की जो वैल्यू है, समय का जो मान है, वह हर वक्त बदलता रहता है, तो समय एक चर का आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, गाड़ी की जो चाल है वह हर वक्त बदल रही है, तो गाड़ी की जो चाल है वह चर वेग का आ जाएगा या चर चाल का आ जाएगा। उसकी चाल जो है वह चर राशि कही जाएगी। तो जिस राशि का मान बदलता रहता है उस राशि को हम लोग चर राशि का नाम देते हैं। तो आपने चर समझ गया। अब मैं आपको बता देता हूं समीकरण क्या होता है। समीकरण इक्वेशन, समीकरण किसे कहते हैं? तो जब चर और अचर राशियों को समता सूचक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है तो उसे हम समीकरण कहते हैं। समीकरण किसे कहते हैं? चर और अचर राशियों के संयोजन को जब समता सूचक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है तो उसे हम लोग समीकरण कहते हैं। अब चर और अचर राशियों का संयोजन हम किससे करते हैं? प्लस के द्वारा करते हैं, माइनस के द्वारा करते हैं, गुणे के द्वारा करते हैं और भाग के द्वारा करते हैं। इन चार चिन्हों के द्वारा हम चर और अचरों को क्या करते हैं? संयोजन करते हैं। और जब इनके संयोजन को हम लोग बराबर 0 कर देते हैं, समता सूचक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं, तो वह क्या कहा जाने लगता है? समीकरण कहा जाने लगता है। अब इसमें आया है रैखिक समीकरण, ठीक है ना। रैखिक समीकरण का मतलब क्या है? रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन, ऐसा समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब ये हुआ कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात 1 हो, उस तरह के समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात क्या हो? 1 हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। जैसे देखिए ये 2x² + 5x + 4 = 0, यह क्या है? चर और अचर का संयोजन है। इसको हमने समता सूचक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया है, तो यह समीकरण का आ जाएगा। यह कैसा समीकरण है? तो अधिकतम घात क्या है? 2 है ना, तो यह द्विघाती समीकरण कहा जाता है। हम लोगों को उदाहरण देखना है रैखिक समीकरण का। तो रैखिक समीकरण का देखिए ये उदाहरण है 2x + 1 = 0, ये रैखिक समीकरण है।
लेकिन कितने चर में रैखिक समीकरण है, तो इसमें कितने चर हैं, एक चर है, तो यह एक चर में रैखिक समीकरण कहा जाएगा। लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूँ 3x + 4y + c = 0, ये क्या है, ये भी रैखिक समीकरण है, लेकिन राशियाँ कितनी है, चर राशियाँ कितनी है, 2, तो इसको क्या कहा जाएगा, 2 चर में रैखिक समीकरण कहा जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही रैखिक समीकरण का मतलब चर राशियों की घात अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। चर राशि 1 रहेगा तो एक चर में रैखिक समीकरण बोलेंगे, चर राशि 2 रहेंगी तो 2 चर में रैखिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर युग्म आया है, रैखिक समीकरण युग्म। तो कहने का मतलब ये है कि जब 2 रैखिक समीकरण लेंगे, 2 चर में 2 रैखिक समीकरण लेंगे, तो उसको 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, निकाय बोलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसका क्या मतलब है कि 2 चर में 2 एक घाती रैखिक समीकरण रहेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि 2 चर में एक रैखिक समीकरण नहीं रहना चाहिए, 2 रैखिक समीकरण रहना चाहिए। 2 चर में 2 रैखिक समीकरण रहेगा तो उसे हम 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे या रैखिक समीकरण निकाय बोलेंगे। अब एक बात बताते हैं, इसका आलेखीय क्या होगा, आलेखीय निरूपण क्या होगा। आलेखीय निरूपण, आलेखीय निरूपण देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण क्या होता है। तो 2 चर वाले जब हम 2 रैखिक समीकरण युग्म लेंगे, युग्म का मतलब वहीं 2 लेंगे, तो क्या क्या होगा। पहला स्थिति ये हो सकता है कि जब उनका हम ग्राफीय निरूपण करें तो वे समांतर रेखाएं मिल सकती हैं, समांतर रेखाएं मिल सकती हैं, या जब उनका ग्राफीय निरूपण हम करें तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं मिल सकती हैं, या तीसरा स्थिति यह है कि जब हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण करें तो वे कैसी रेखाएं मिल सकती हैं, समपाती रेखाएं मिल सकती हैं। तो ये 3 ही केस होते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण करने पर।
तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी निरूपण करते हैं तो हमें 3 केस मिलता है। पहला केस ये होता है कि उनका ग्राफी निरूपण करने पर समांतर रेखाएं मिले, उनका ग्राफी निरूपण करने पर प्रतिच्छेदी रेखाएं मिले, उनका ग्राफी निरूपण करने पर क्या मिले, समपाती रेखाएं मिले। ये हो सकता है, ठीक है। तो जब इतना हम जान गए हैं तो अब हम प्रश्नावली में आ सकते हैं, एक्सरसाइज में आ सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज में, और हमारा आज का एक्सरसाइज है 3.1। तो प्रश्नावली हम चलते हैं 3.1 में। प्रश्नावली 3.1 में हम लोग चलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा क्या है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी वायु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी वायु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप से व्यक्त कीजिए। तो इसको आपको बीजगणितीय विधि से व्यक्त करना है और ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए कैसे व्यक्त करते हैं देखते हैं। मान लेते हैं, माना ना तो हमें आफताब की आयु पता है और ना ही उसकी पुत्री की आयु पता है, तो दोनों की आयु मान लेते हैं। माना आफताब की आयु बराबर x, ठीक है, और आफताब की पुत्री की आयु, आफताब की पुत्री की आयु क्या मान लेते हैं, पुत्री की आयु मान लेते हैं वायु। तो हमने आफताब की आयु माना x, उसकी पुत्री की आयु माना y। अब कह क्या रहा है, सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में, 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले हम आफताब की आयु निकाल लेते हैं। 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु निकाल लेते हैं। तो चलिए 7 वर्ष पहले आफताब की आयु, आफताब की आयु क्या होगी भाई, 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 माइनस कर देंगे। वैसे ही 7 वर्ष पहले आफताब की पुत्री की आयु भी निकाल लीजिए। क्या आ जाएगा, पुत्री की आयु, तो पुत्री की भी आयु में से 7 माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, y माइनस 7 हो जाएगा। तो 7 वर्ष पहले आफताब की पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, y माइनस 7। अब सवाल क्या कह रहा है, प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जो आफताब कह रहा है कि 7 वर्ष में पूर्व में तुमसे 7 गुनी वायु का था। तो आफताब की 7 वर्ष पहले आयु कितनी है, पूर्व x माइनस 7 है, और उसकी पुत्री की आयु कितना है, y माइनस 7। तो ये आफताब कह रहा है कि मेरी जो आयु है तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी, ये 7 गुना था, तो दोनों को बराबर करना है। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, 7 गुना कर देते हैं। जब उसको हम 7 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 7 से गुणा कीजिए, x माइनस 7, 7y माइनस 49, लेकर आइए इधर x प्लस 7y, ये इधर आएगा माइनस 7y, ये माइनस 7 है, माइनस 49 से इधर आएगा तो प्लस 49, बराबर क्या होगा, 0। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 7y, 49 में से 7 घटा देंगे तो 7 पछे 35, प्लस क्या आ गया 35, बराबर क्या आ गया 0।
इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। और भी हम लोगों से कुछ कह रहा है, 42 आएगा। 49 में से 7 घटाइए, कितना आ जाएगा? 42। पुनः क्या कह रहा है, पुनः देख लिया जाए। पुनः कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाएगी। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लेते हैं। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, 3 वर्ष बाद कह रहा है ना, बाद मैंने जोड़ देंगे x+3। तो आफताब की 3 वर्ष आयु की बात हो रही है, तो उसकी पुत्री की भी आयु की 3 वर्ष की बात होगी। 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितना हो जाएगा? y+3। अब क्या कह रहा है प्रश्न, आपका क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? आफताब कह रहा है कि मेरी आयु 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाएगा। यानी कि जो यह आफताब की आयु है x+3, यह अपनी पुत्री का आयु का यह 3 गुना होगा। तो इसको भी 3 गुना कर देंगे तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो x+3 बराबर ये क्या हो जाएगा? 3y+3 तो लिखे 9। इसको इधर लेकर आइए, +3y है, इधर आएगा तो -3y, ये +3 है, ये +9 है, इधर आएगा तो -9। 3 में से 9 घटा दीजिए, -6 बराबर क्या आ गया? 2। इसको क्या मान लीजिए? दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। तो इस तरह से जो भी समस्या दिया था उसका बीजगणितीय रूप में निरूपण निम्न है। अतः समस्या का बीजगणितीय निरूपण निम्न है। बीजगणितीय निरूपण निम्न है। क्या है भाई? तो देख लीजिए, एक यह है x-7y +42 बराबर क्या आ जाएगा? देखिए 0। दूसरा क्या हो जाएगा? x-3y -6 बराबर 0। यह 1 हो गया, यह क्या हो गया? 2 हो गया। तो समस्या को मैंने बीजगणितीय रूप में दर्शा दिया। अब इसका हमें आलेखी निरूपण करना है, इसका हमें ग्राफ खींचना है, आलेख खींचना है, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम ग्राफीय निरूपण करते हैं। अब हम समस्या का ग्राफीय निरूपण करेंगे। समस्या का ग्राफीय निरूपण। तो हमारा जो 2 इक्वेशन मिला था वह देखते हैं कि क्या क्या मिला था। पहला मिला था हम लोगों का x-7y और +42 = 0, ये 1 मिला था। दूसरा क्या मिला था? x-3y -6 बराबर 0, ये। अब इनका हमें ग्राफीय निरूपण करना है, ठीक है। तो भाई आप ग्राफीय निरूपण छोटे क्लासों में पढ़े होंगे तो ठीक है, या फिर यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो समीकरण 1 को उठाइए। अब आपको करना क्या है? समीकरण 1 अब x की वैल्यू y के रूप में लिख देना है, या y की वैल्यू x के रूप में लिख देना है। चलिए y की वैल्यू हम लोग x के रूप में लिखते हैं।
y को उधर लेकर जाइए तो -7y है, उधर जाएगा तो +7y बचेगा का x + 42 बचेगा। यहाँ पर 7 गुणे में है तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 7 को हम भाग में कर देंगे तो y बराबर x + 42 बटा में क्या हो जाएगा 7। अब हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो कम से कम x की 2 वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू हमें 2 मिलेगा, 2 से कम नहीं। एक चर में रैखिक समीकरण को निरूपित करने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की ज़रूरत पड़ती है। 2 से अधिक बिंदु भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 2 बिंदु निकालेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखिए, ये 0 रखिए तो 42 बटा में 7, 7 छक 42, 6 आ जाएगा। ठीक है, आप x की वैल्यू और कुछ रख दीजिए, 7 रख दीजिए। x की वैल्यू यहाँ पे 7 रखेंगे तो 42 7 कितना हो जाएगा 49, 7 7 49। ऐसे ही आप x की वैल्यू और कुछ रख दीजिए, -7 रख दीजिए। यहाँ पे -7 रखेंगे तो 42 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 35, 7 5 35, तो ये आ जाएगा 5। ऐसे ही आप चाहेंगे तो 3-4 वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं निकालेंगे, कम से कम 2 वैल्यू निकालेंगे। अब इसी तरह से समीकरण 2 के लिए भी आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 से अब समीकरण 2 के लिए भी आप यही काम कीजिए। y की वैल्यू निकालिए, इसको इधर लेकर जाइए तो 3y बराबर बचेगा x - 6। 3 गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, y बराबर हो जाएगा x - 6 बाई कितना 3। अब सेम काम यही करेंगे। x और y मिनिमम 2 वैल्यू निकालेंगे, x की और y की। 2 वैल्यू रखेंगे x की तो हमें 2 वैल्यू y की मिलेगा। निकाल लेते हैं। x की वैल्यू 0 रखिए तो 3 दूना के 6 -6 हो जाएगा। x की वैल्यू -3 रखिए तो 3 तिली के -3 मिलेगा। x की वैल्यू 3 रखिए तो -1 मिलेगा। x की वैल्यू 6 रखिए तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 0। ठीक है, तो इस तरह से मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से x के 2 मान रखा तो y के 2 मान मिलेंगे। तो कम से कम हम 2 बिंदु ज्ञात करेंगे, x के 2 मान रखेंगे तो y के 2 मान मिलेंगे। ठीक है, दोनों समीकरणों के लिए यह काम करेंगे। अब इनका ग्राफ कैसे खींचना है ये देखना है। आप 2 लंबवत रेखाएं खींचेंगे, एक को x अक्ष माना जाता है, एक को y अक्ष। ये एक y डैश कहा जाता है, यह क्या कहा जाता है x डैश। इधर हम धनात्मक संख्याएं दिखाते हैं, 1 a ऐसे, एक 2 ये 3 ये 4 ऐसे होता है। इधर ऋणात्मक संख्या है, वैसे ही इधर धनात्मक संख्याएं दिखाई जाती हैं। इधर क्या ऋणात्मक संख्याएं दिखाई जाती हैं। चलिए, तो अब 0 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो इस y अक्ष पर पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। ये इसको हमने पॉइंट A माना, यह क्या है 0 और 6।
7 7, यक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 7। तो 6 ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये दोनों लंब डाल देंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपका ये पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही -7 और 5, यक्स की वैल्यू -7, वाई की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया -7, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका क्या, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। यह बिंदु क्या है, 7 7 है, यह बिंदु क्या है, -7 और 5 है। अब आप क्या कीजिए, कम से कम 2 बिंदु की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम लोगों ने 3 ज्ञात कर लिया है। सुविधा के लिए आप तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए, स्केल से मिलाना है। आप इस बिंदु को मिलाते हुए आप स्केल से खींच देंगे रेखा। ऐसे जो ये हमारा मिला है, इसकी सहायता से हम एक ग्राफ निरूपित करेंगे। 0 और -2, यक्स का मान 0, वाई का मान -2। तो यक्स की वैल्यू 0 कहाँ होती है, वाई अक्ष पर। वाई का मान -2 है तो निगेटिव में जाएगा ना, नीचे में जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसको हम डी मान लेते हैं, तो ये हो गया 0 और -2। -3 यक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू -3, तो -3 ये हुआ, 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ से लंब खींच देंगे, ये आपका बिंदु हुआ। ये बिंदु आपका ई मान लीजिए, -3 और -3। ऐसे ही और एक बिंदु निकाल लीजिए, 3 और -1, यक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -1, यक्स की वैल्यू 3, ये 3 हो गया, वाई की वैल्यू -1, ये बिंदु मिला, इसको यफ मान लीजिए, 3 और -1। अब इनको मिलाते हुए आप एक रेखा खींच दीजिए, ठीक है। ऐसे सरल रेखा खींचना है, ऐसे खींच देना है। तो यह जो ग्राफ मिला है, यह ग्राफ इन दोनों समीकरणों का है। तो हमारा जो समस्या था, उस समस्या को हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त किया और हमने उसी समस्या को ग्राफीय विधि द्वारा ग्राफीय रूप में व्यक्त किया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व कर दिया। स्टॉप है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः एक बार आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। इन्हीं सभी शब्दों के साथ बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।